हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल मेंटोर पे। दोस्तों, हम साइंस पढ़ रहे हैं और ये है क्लास 6 का साइंस का 7वां चैप्टर जो कि एनसीईआरटी के बुक का है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पौधे कितने तरह के होते हैं। इसका नाम है पौधों को जानिए। तो पौधे में क्या क्या फ़र्क होता है, किस किस पौधे में क्या क्या फ़र्क होता है, ये हम जानने का कोशिश करेंगे। कितने तरह के पौधे होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, ये हम इसमें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि अपने चारों ओर के पौधों के बारे में आप जानिए, उनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। आप देखते होंगे सब अलग अलग तरह के पौधे आपको दिखाई देते होंगे। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं, और कुछ के फूल बड़े होते हैं और कुछ के छोटे छोटे भी होते हैं, और कुछ पौधों में पुष्प होते ही नहीं हैं। आप ये सब देखे होंगे अपने आसपास के बगीचों में। तो अब हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि इनमें क्यों इस तरह की विविधता पाई जाती है, और इस विविधता के कारण जब ये अलग हैं तो इनको क्या क्या कहा जाता है। यानी बहुत तरह के पौधे हैं आप देख रहे हैं, और उसके बाद इसका अवलोकन करने के बाद हम लोग को जो निष्कर्ष निकल रहा है कि इनमें विविधता होती है। तो आइए जानते हैं कि ये किन किन तरह के होते हैं और इनका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है शाक, फिर झाड़ी और वृक्ष। इन तीनों को हम जानते हैं। दोस्तों, शाक को कहते हैं अंग्रेजी में हर्ब्स, यानी HERBS। फिर झाड़ी को कहते हैं, शाक को हर्ब्स कहते हैं, झाड़ी को सर्ब्स कहते हैं, SHURBS। और वृक्ष का आपको पता होगा ट्री। ठीक है। अब इन तीनों में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है, क्या क्या अलग अलग इनका प्रॉपर्टीज होता है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि ये शाक है, ये झाड़ी है और ये वृक्ष है। तो देखते हैं हम इनमें क्या क्या विविधता है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं, ये यानी ये हर्ब्स कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? सामान्यतः छोटे होते हैं। अब यहाँ एक सुझाव है, इसको देख लेते हैं। कोई भी ये मुख्य सुझाव आप जरूर देखते चलें, क्योंकि क्रियाकलाप अगर दिया रहता है तो उसमें आपको अगर केमिकल या किसी अन्य चीज़ों से क्रियाकलाप करने के लिए दिया रहता है, उसमें सुझाव को आप जरूर देख लेंगे। पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थी के समूह में कार्य कर सकते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कि किस पौधों को कैसे पकड़ना है। ये बहुत कोमल भी होते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 4-5 विद्यार्थी के समूह में अपना कार्य कर सकते हैं। फिर कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। जो जब भी आप कोमल पौधे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो आप खरपतवार का प्रयोग करें। यानी कि फूल से या कोई और भी जो यूजफुल प्लांट है उससे आप प्रयोग ना करें। ठीक है। अब खरपतवार क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे स्वतः ही उग आते हैं। यानी कि ये जो होते हैं अनचाहे पौधे होते हैं, जिनका उपयोग कुछ नहीं होता है, और ये क्या करते हैं, जो हम प्लांट यूजफुल प्लांट्स या जो खेतीबाड़ी में जो प्लांट्स होते हैं उनको लगाते हैं, तो ये उन्हीं का मिनरल्स और जो भी आप पानी देते हैं उन्हीं से ये जिंदा रहते हैं, और उनके हिस्से का ये जो भी यूज़फुल मटेरियल होता है वो खा जाते हैं। यानी कि ये अनचाहे होते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो आप शाक पढ़ लिए, वो कोमल तने वाले होते हैं। यहाँ शाक को आप देख करके समझ सकते हैं। फिर ये रहा आपका झाड़ी, और ये बड़े और मोटे तनों वाला और मोटी मोटी शाखाओं वाला वृक्ष रहा। तो खरपतवार, शाक, और फिर आपने पढ़ा झाड़ी और वृक्ष के बारे में हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी कि कुछ पौधों में शाखाएं जो होती हैं तने के आधार के समीप से ही निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते, ऊंचे नहीं होते हैं। और इनको क्या कहेंगे? झाड़ी कहेंगे। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, ये कहलाते हैं वृक्ष। यानी कि मोटे मोटे तने होते हैं,
और जो इनमें शाखाएं होती हैं वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो इस प्रकार ये वृक्ष कहलाएंगे। मोटे मोटे वृक्ष देखे होंगे, आम का पेड़ होता है, महुआ, इन सब का पेड़ होता है जो बड़े बड़े होते हैं और इनकी तनाएं जो है सुदृढ़ होती हैं, मोटी होती हैं। अब देखते हैं कमज़ोर तने वाले पौधे। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? विसर्पी लताएं कहते हैं, यानी कि ये क्रीपर्स कहलाते हैं। CREEPERS, ये क्रीपर्स कहलाएंगे। इनकी तना जो होती है कमज़ोर, और कमज़ोर तना होने के कारण यह क्या होते हैं? खड़े नहीं हो सकते हैं और यह ज़मीन पे पड़ जाते हैं, यानी कि ज़मीन पे ही चलते हैं, बढ़ते हैं। ऐसे लौकी और जो भी कद्दू वगैरह का पौधा होता है इसका उदाहरण है। और अब अगला होता है आरोही लता। आरोही लता किनको कहते हैं? जो किसी स्तंभ या किसी सहारे से खड़ा होकर उनके ऊपर चलता हुआ बढ़ता है, इनको कहेंगे आरोही लता। जैसे आप मनी प्लांट को देखें हैं, मनी प्लांट इसका उदाहरण है। आरोही लता को अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइंबर्स, यानी कि CLIMBERS। तो इसको कहते हैं क्लाइंबर्स यानी आरोही लता। यहाँ आप देख सकते हैं आरोही लता को ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे पौधे आरोही लता कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। ये शाख, झाड़ी और पेड़ से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऊपर चढ़ते संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे तो ज़रूर आप इनको देखे होंगे। ये मनी प्लांट और भी स्कूल वगैरह में या कहीं भी आप पौधों को देखे होंगे तो उनको आप अलग अलग कर सकते हैं। इनकी विभिन्नताओं और विविधताओं के कारण आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये कौन शाख है, कौन झाड़ी है, कौन आपका पेड़ है और कौन आरोही लता है। ये सब आप देख करके पता लगा सकते हैं। अब आता है अगले नंबर पे तना, स्टीम, यानी कि स्टीम का हम देखते हैं कि स्टीम किनको कहते हैं और ये कैसे काम करता है। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं स्टीम के माध्यम से, यानी कि सबसे पहले जड़ आता है नीचे, जो ज़मीन के अंदर से जो भी वाटर और मिनरल्स को अपने तरफ खींचता है। उसके बाद ये सारा पत्तियों में विभाजित होता है और पत्तियाँ खाना बना करके पुनः फिर जड़ तक संचालित करती हैं। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखते हैं इस क्रियाकलाप में यही कहा गया है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे? लाल स्याही पानी में डाल देंगे और एक छोटा प्लांट लगाएंगे। इसमें लाल पानी, लाल स्याही या कोई और भी लाल रंग डाल देंगे और कुछ दिन के बाद आप ये देखेंगे इसको काट के कि इसमें लाल रंग यानी कि चढ़ गया है ऊपर कि नहीं। जड़ से होता हुआ लाल रंग इसमें चढ़ गया है कि नहीं, फिर बाद में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि तना में लाल रंग आपको दिखेगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि तना के जड़ से होता हुआ फिर तना तक, तना के बाद फिर पत्तियों तक जो भी आप वाटर या मिनरल्स डालते हैं वो वहाँ पहुँचता है। जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। ठीक है, इस क्रियाकलाप के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे। लाल रंग आपको दिख रहा होगा तने में कटा हुआ, तो आप इस क्रियाकलाप के माध्यम से यह समझ गए कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है और तना क्या करता है? जल का संवहन करता है, जल में उपस्थित सभी चीज़ों का संवहन करता है। अब पत्ती आती है, यानी कि लीफ के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि लीफ क्या है। यह तने से किस प्रकार जुड़ी होती है। ठीक है, यह तने से किस प्रकार से जुड़ी होती है, कहाँ से जुड़ी होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, यानी कि पर्णवृंत कहलाता है। मतलब पत्ती का वह भाग जो तने से होकर के वहाँ जहाँ से जुड़ती है उसको क्या कहेंगे? पर्णवृंत कहेंगे। यानी कि आप इसको पेटल बोलेंगे, PETIOLE, पर्णवृत्त उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। पत्ती के हरे भाग को क्या कहते हैं? लैमिना, यानी कि फलक कहते हैं। LAMINA, लैमिना बोलते हैं इसको। अब देख लेते हैं, आपका ये रहा पर्णवृंत, यहाँ से तना से जुड़ता है और उसके बाद ये पटल आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे। अब आपको एक क्या करना है कि पत्ती को लेना है और एक क्रियाकलाप को करना है। पत्ती लेकर के आप उसको सफ़ेद पेपर पर रख देंगे दोनों तरफ से। उसके बाद क्या करेंगे? ऊपर रगड़ेंगे। यह
ऊपर कागज़ को रगड़ेंगे, पेपर को रगड़ेंगे। अब इस पे क्या होगा कि आपका बन जाएगा फिगर एक्सरे जैसा। जैसा आप एक्सरे में देखते होंगे अपने हड्डियों की संरचना जो आपको दिखाई देती है, वैसी ही पत्ती की संरचना आपके पेपर पर बन जाएगी। ठीक है, पत्ती की इस रेखीय संरचना को, रेखित संरचनाओं को सिरा कहा जाता है, यानी कि वेन कहा जाता है। जो पत्ती की जो संरचना बनेगी, रेखा जैसा जो बनेगा, जो संरचना बनेगी, वो सिरा कहलाती है। ठीक है, वो वेन कहलाती है। अब इन दोनों के बीच में एक क्या होगा कि मध्य सिरा होती है, जो मोटा, हल्का मोटा दिखाई देगा। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे हम कहते हैं मध्य सिरा, यानी कि मिड रिब। यह थोड़ी आपको मोटी दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं पत्ती में ये मोटी सिरा, यहाँ ये आपको यानी कि मोटी सिरा हो गई। फिर यहाँ से जालीनुमा संरचना आपकी बन जाएगी वहाँ पे, तो ये कहलाती है भेन। और उसके बाद आपका होता है ये मिड रिब। अब देखते हैं आगे, मध्य सिरा कहते हैं पत्ती पर सिराओं द्वारा, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यानी कि उनको क्या कहेंगे? लीफ वेनेशन कहेंगे, सिरा विन्यास कहेंगे। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूप कहलाती है, जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाती है। यानी कि आपका रेटिकुलेट जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाती है, रेटिकुलेटेड कहलाती है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी कि मिलती नहीं हैं, ऐसे ऐसे सीधा सीधा जाती हैं। ठीक है, ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं, यानी कि पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ठीक है, आप पूरा मिड रिब्स और वेन जो भी हैं, फिर सिरा विन्यास, जालिका रूपी समांतर सिरा विन्यास, सबको आप देख लेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद हम एक और क्रियाकलाप देखते हैं। आवश्यक सामग्री इसमें क्या है? शाक है, यानी कि पौधा है, फिर पॉलीथीन है, और फिर 2 पारदर्शी थैले के कुछ, और उसके बाद धागा, 2 पारदर्शी थैले तथा धागा लेंगे। और इसमें आप देखेंगे पत्ती को बांध करके छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, और उसको आप क्या करेंगे? प्रकाश, यानी कि जब धूप खिली हो तभी करेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ घंटे रखने के बाद आप देखेंगे कि उसमें होता क्या है। पत्ती में जो भाग पॉलीथीन से बंधा होता है उससे पानी निकलता है, उसमें आप जल देखेंगे, जल की बूंदें देखेंगे। ठीक है, ये पारदर्शी पॉलीथीन में आप बांध करके ऐसे रख देंगे तो आपको जल दिखाई देगा, और ये दर्शाता है कि पत्तियां जो हैं वाष्पोत्सर्जन करती हैं। ये इस माध्यम से आप देख सकते हैं कि जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। ठीक है, जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यह छोड़ते रहते हैं, जल को छोड़ते रहते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। जैसे हम अपने शरीर से पसीना को निकालते हैं, वैसे ही ये निकालती हैं पत्तियाँ, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियाँ अपने से जल को निकालती हैं, अपने अंदर से निकालती हैं। अब पत्तियाँ क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण करती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। इस क्रिया में पूरा का पूरा आप जरूर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आप ये सोच के चलेंगे कि क्लास 6 का है और नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा बेसिक अब साइंस आपके लिए 6 क्लास से ही शुरू हो गया है। अब देखेंगे हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं पत्तियाँ। इस क्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण, यानी कि हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। ठीक है, ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, यानी कि पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है, फिर वह विभिन्न भागों में मंडल के रूप में क्या होता है? संग्रहित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अब जड़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि जड़ क्या होता है, जड़ कितने तरह के होते हैं, जड़ क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या जड़ होता है, इसका काम क्या होता है, जड़ का कार्य क्या होता है।
ठीक है, देखते हैं जड़ के बारे में। जड़ को क्या क्या नाम से जाना जाता है। अब ये रहा आपका पौधे। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए या जकड़े रहती हैं, ठीक है, पकड़े रहती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है, यानी कि यह एक जगह पे क्या करती हैं, स्थिर रखती हैं। एक जगह पर क्या करती हैं, स्थिर रखती हैं। पौधे जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं, जकड़े रहती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्थिरक कहा जाता है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है, यानी कि यह एक जगह रखती हैं पौधों को। जड़ों का बहुत प्रकार होता है, ठीक है। कुछ के जड़ होते भी हैं, कुछ खरपतवार ऐसे ही मतलब बहुत छोटे छोटे उनके जड़ होते हैं, लेकिन हम जड़ों के बारे में जानते हैं कौन कैसा जड़ है और उनको क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। यह मूसला जड़, फिर रेशेदार जड़, आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये क्या है, मूसला जड़ है और ये है रेशेदार जड़, यानी कि इसमें एक पंक्ति आती है और फिर इसी में से निकले रहते हैं, और इसमें क्या होता है, यहीं से सभी ब्रांच के रूप में छोटे 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 बढ़ जाते हैं। ये रेशेदार जड़ हैं, ठीक है। मूसला जड़ और रेशेदार जड़, यानी कि टैप रूट एंड लेटरल रूट। इसको मूसला रूट को बोलते हैं टैप रूट और इसको बोलते हैं आपको लेटरल रूट, पार्श्व रूट और मूसला रूट, यानी कि रेशेदार जड़। तो देखते हैं, उनकी मुख्य जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ को क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। जो यहाँ दिखाया गया है आपको, यह मुख्य रूट है, इसको क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र में दिखाया गया है, आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, मूसला जड़ और रेशेदार यानी पार्श्व जड़ को। अब इनको क्या कहा जाता है, जिन पौधों की जड़ें चित्र 17b के समान होती हैं, जिन पौधों की जड़ें चित्र 17.17b के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है। यानी कि इसमें आप देख रहे होंगे कि कोई मुख्य जड़ नहीं होता है और सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ यानी कि कहते हैं, इनको बोल सकते हैं आप, क्योंकि इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं है। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, इसमें एक मुख्य जड़ है, इसी जड़ से निकलती हैं सारी जड़ें और इसको बोलते हैं झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़, ठीक है। तो जड़ के प्रकार को आपने देख लिया, जड़ को क्या कहते हैं ये भी आपने देख लिया कि ये स्थिरक कहलाते हैं। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। ये देखा कि मिट्टी से जल अवशोषण करती हैं, ठीक है, जड़ें करती हैं। फिर उसके बाद तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। पत्तियां फिर भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार के कुछ जड़ जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे कि गाजर, मूली, ये शकरकंद, शलजम, ये सभी जड़ के ही रूप हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं, ठीक है, जहाँ भोजन भंडारित रहता है, यानी कि वहाँ पे भी आपके लिए मिनरल्स अवेलेबल रहते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और मंड जो भी आपको चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स, आयरन उसमें उपस्थित रहते हैं। तना जड़ पौधे का हम सब खाते हैं और जड़ के ये रूप हैं जिनको हम खाते हैं। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, ये सभी जड़ के ही रूप हैं जिनको हम खाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पुष्प यानी कि फूल, यह मेन पार्ट है, यानी कि सारे मेन है, लेकिन इसी से सारा आपका एक फूल से दूसरा फूल कैसे बनता है और इनमें कैसे विभाजन होता है, कैसे ये प्लांट फिर से दूसरे नए बनते हैं, इसके माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं। पुष्प यानी कि फ्लावर, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्रियाकलाप के माध्यम से सबसे पहले हम देखते हैं आवश्यक सामग्री एक पुष्प कलिका तथा क्रियाकलाप 10 को आप देखेंगे आवश्यक सामग्री एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प धतूरा, गुड़हल, गुलाब, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, ये मतलब आप ले सकते हैं। आवर्धक लेंस आपको चाहिए एवं जल चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए, जल चाहिए, ठीक है।
अब देख लेते हैं इनमें क्या क्या कौन कौन सा पार्ट होता है। ये पंखुड़ी, पंखुड़ी आप देख रहे हैं, पंखुड़ियाँ यानी कि पीटल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, ये सभी इसके पीटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं। फिर बाह्यदल भी है यानी कि सेपल्स भी हैं, ये बाह्यदल। और खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है, यह पुष्प की पंखुड़ियाँ आपको दिख रही हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। ठीक है, अब गुलाब लेंगे तो लाल भी, गुलाब में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो ये सभी अलग अलग तरह के होते हैं। आप गेंदे का लेंगे तो उसमें भी पीला, अलग अलग गुलदाउदी, सबकी पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थीं? ठीक है, जब यह कली थी तो यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थीं? क्या आपने ध्यान से देखा कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? ठीक है, यह बाह्यदल यानी कि इसमें आप अगर आप देख रहे हैं तो छोटी पत्ती के रूप में ही यह आपको दिखाई देता है, बाहर जब कली के रूप में होता है तो। ठीक है, इन्हें बाह्यदल कहते हैं यानी कि इन्हें सेपल्स कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब इसमें इनका अध्ययन करके आप निम्न प्रश्नों का उत्तर देंगे। इनमें कितने बाह्यदल हैं? ठीक है, अब उसके बाद क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? ठीक है, विभिन्न प्रकार के पौधों का आप अध्ययन करेंगे, इनके अलग अलग जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उनके बारे में आप मंथन करेंगे, उनके बारे में आप विचार करेंगे। ठीक है, तो अब घंटाकार पुष्प, घंटाकार पुष्प आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं घंटाकार पुष्प को। यह घंटाकार पुष्प, घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उनको समझने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि कैसे घंटाकार पुष्प में क्या क्या होती हैं, इनके बीच में कैसे कैसे विभाजन होता है, ये कैसे अलग पुष्प बनते हैं, इनसे कैसे अलग पौधा बनता है, क्योंकि इनका बीज या कोई और तो होता नहीं है। फिर कैसे जा कर के ये विभाजित होते हैं, अलग अलग तरह के पुष्प अपने ही जैसे कैसे अलग पुष्पों को जनते हैं यानी कि पैदा करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो पुंकेसर इसका भाग है, पुष्प का भाग है पुंकेसर, आप देख रहे हैं। फिर परागकोश है और स्त्री केसर है, यानी कि परागकोश एंथर जिसको बोलते हैं, परागकोश एंथर। और फिर ये आपका आता है पुंकेसर यानी कि स्टामेन। ठीक है, पुंकेसर STAMEN, स्टामेन। ठीक है, और फिर आता है स्त्री केसर। सबका अध्ययन हम लोग करेंगे इसमें, किसके माध्यम से क्या क्या होता है और किसका क्या रोल होता है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, यानी कि पिस्टल बोलते हैं, PISTIL, स्त्री केसर बोलते हैं। पुष्प के मध्य भाग को क्या कहते हैं? पिस्टल बोलते हैं। और इसके विभाजन को, पूरा संरचना को हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पूरा ये पुष्प रहा आपका। अब पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को, यानी कि ये जो भाग है, एक चारों तरफ से आप देख रहे होंगे पीला पीला, और फिर बीच में एक भाग आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम स्त्री केसर बोलते हैं यानी कि पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं परागकोश। ठीक है, यही परागकोश यानी कि एंथर। आप जो पीला भाग यहाँ देख रहे थे यह परागकोश है, ऊपर का जो भाग है। फिर नीचे तंतु आता है, आपका तंतु आता है, पुंकेसर के ही ये भाग हैं, पुंकेसर के ही ये भाग हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे इनके बीच विभाजन होता है, कैसे इनको आप समझ सकते हैं, इस माध्यम से आप समझिए। अब जो उसका स्त्री केसर का भाग है, जो बीच में आपको ग्रीन दिखाई दे रहा था, हरा जैसा दिखाई दे रहा था, यहाँ उसको अलग करके दिखाया गया है। इस भाग को आप काटेंगे ब्लेड से। ठीक है, इस भाग को ब्लेड से काटेंगे तो आपको इसमें विभिन्न संरचनाएं दिखेंगी। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। मतलब इसमें पुष्प में अंडाशय होता है, ओवरी होता है। ठीक है, अंडाशय यानी ओवरी का हम अध्ययन करते हैं। यह स्त्री केसर का सबसे निचला भाग एवं फूला हुआ भाग है। ठीक है, यह स्त्री केसर यानी कि पिस्टल का क्या है?
सबसे निचला भाग है फूला हुआ भाग है, जिनकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, आप चित्र में मतलब आप बीच से भी ऐसे काट सकते हैं, फिर उसको टेढ़ा करके काट सकते हैं। ये तो काटने का तरीका होता है अलग अलग, आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से कैसे कैसे काटा जा रहा है, सीधा काटा जा रहा है, फिर ऐसे कुछ तिरछा करके काटा जा रहा है, इसका मैटर नहीं है। लेकिन आपको ये जानना है कि ये कैसे आप इसमें देख सकते हैं बीजांड को, यानी कि आप अंडाशय की आंतरिक संरचना को देख सकते हैं। ये लंबा काटा हुआ है, ये अनुप्रस्थ काट है, इसमें आप अलग अलग देख सकते हैं इसका कैसे बीजांड होता है इसमें, यानी कि ओव्यूल्स होते हैं इसके, इसी के माध्यम से दूसरे पुष्प बनते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं आगे। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर यानी कि प्रत्येक सेक्शन पर आप क्या करेंगे, जल का बूंद रख देंगे। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। आवर्धक लेंस से आप इसके आंतरिक संरचना का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें जो अंदर जो बना हुआ है इसके आंतरिक संरचना को अध्ययन करेंगे अंडाशय का। अब देखते हैं, क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं, यानी कि इन्हें ओवुल्स कहते हैं। ये बीजांड है, जो छोटी छोटी संरचनाएं आपको काटने के बाद जो दिख रही हैं वही बीजांड है। ठीक है, वही ओवुल्स हैं, ओवल्स। अब कुछ और पार्ट पुष्प के हम सब पढ़ चुके, उनके बारे में पढ़ चुके। अब आगे आप अगले अध्याय में अगले लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके पूरे पाठ का सारांश देख लेते हैं। देखते हैं, चलिए सारांश में क्या है। तो सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। ठीक है, सामान्यतः पत्ती में वर्णवृंत और फलक होते हैं, पर्णवृंत और फलक होते हैं। फिर क्या होता है, पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप क्या कहलाता है, शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकती हैं। ठीक है, ये हम लोग सारा पढ़ चुके हैं। सारा का आप नोट्स जरूर बना लेंगे, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें पूरा का आप नोट्स जरूर बना लेंगे, ताकि आपके लिए बेसिक साइंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सोचेंगे कि बस 6 का है ऐसे ही पढ़ लेते हैं, नहीं, इन सब का आपको अगले क्लास में और आगे की क्लासों में बहुत ज़्यादा मदद इनसे मिलने वाली है। ठीक है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं वाष्पन के द्वारा। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा ये जल और सब इनका इस्तेमाल करके भोजन बनाती हैं। फिर जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को मिट्टी में सुदृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ का यही काम है, खनिज और जल को अवशोषण करती हैं, अवशोषित करती हैं, उसके बाद मिट्टी में सुदृढ़ता से इनको जमाए रखती हैं। फिर जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। फिर जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें क्या होती हैं, आपकी रेशेदार होती हैं, यानी कि पार्श्व जड़ें होती हैं, लेटरल जड़ें होती हैं, लेटरल रूट होती हैं, और मूसला जड़ यानी कि टैप रूट होती हैं। ठीक है, तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन, तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। आप इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, इनका परिभाषा आप देख चुके हैं। तो ये रहा, आप इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको देखने का कोशिश करेंगे अगर आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो, और नहीं तो पूरा नोट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप बनाएंगे, पूरा नोट्स बनाते चलेंगे। और आज के लिए इतना ही, आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।